अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, इट्स प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन दिस चैनल। व्यूवर्स, जैसा आपको पता है सेकेंड ईयर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम सेकेंड ईयर का जो है चैप्टर नंबर 9 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन। और चलें अभी इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद जो पहली दफ़ा देख रहे हैं बेल आइकन प्रेस कर दें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपकी तो मौजें ही लग जाएंगी, ठीक है। और इसका वैसे चांस भी होता है कि ये आ भी सकता है, आसान क्वेश्चन है। अच्छा क्लास, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहली बात, बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है। मैं बिल्कुल उसी तरतीब से बताऊंगा बातें जिस तरतीब से आपकी बुक में लिखी हुई हैं। हम लिखेंगे बेंजीन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रट्टे आहिस्ता लगाएं प्लीज़, स्टेबल मॉलिक्यूल। बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसकी वजह क्या है? इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन होती है। मतलब एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन की वजह से, एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन। बच्चों मैंने बताया था डीलोकलाइजेशन क्या होती है कि जब एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो न्यूक्लियस के दरमियान में रहता है या दो ऑर्बिटल्स पे जंप करता है सिर्फ, और उसको हम कहते हैं जी लोकलाइज्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन, और उस प्रोसेस को लोकलाइजेशन कहते हैं। लेकिन क्लास, वाइल टॉकिंग अबाउट डीलोकलाइजेशन, वो तब होती है जब इलेक्ट्रॉन दो से ज़्यादा न्यूक्लियस के ऊपर स्प्रेड करेगा। 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से, मतलब 2 से ज़्यादा हों तो वो डीलोकलाइज होगा। ये भी कल के लेक्चर में मैं प्रूफ कर दूंगा कि इसमें डीलोकलाइजेशन कैसे पॉसिबल होती है, कैसे ये कार्बन टू कार्बन जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन की वजह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो गया। अब इसे अगली बात देखें, इसे अगली बात है कि इसकी स्टेबिलिटी का अंदाज़ा हम कैसे लगाते हैं। हम इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैलकुलेट करते हैं। वी कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज कैलकुलेटेड, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज कैलकुलेटेड इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है क्लास। अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ना कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम लिटरेचर को पढ़ के कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम लैब में नहीं जाते, हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। वो होती है कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एक होती है ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्लास, जो ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है उसको कहते हैं जब हम लैब में जाके एक्चुअली हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं। एक्चुअल प्रोसेस की जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है इसको या तो ऑब्जर्व्ड कहते हैं या एक्चुअल कहते हैं। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, उसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और जब डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस जितना ज़्यादा आएगा उतना मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ये बातें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, हमने हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात की, हम यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्लास ये बनाया था हमने पहले भी कि हेक्सागोन होता है और उसके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। फॉर अ वाइल हम भूल जाते हैं कि ये बेंजीन है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स है, फर्जी कंपाउंड है, हमें नहीं पता ये बेंजीन है। फिर हम इसका यूपैक नेम लिखते हैं। जब हम इसका यूपैक नेम लिखते हैं ना, तो बच्चों यूपैक नेम में देखें, यहाँ पर 1, इधर 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखें इसके अंदर डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे आ रहे हैं। नंबर 1 पे आ रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं, 5 पे आ रहे हैं। साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो हेक्सा ट्राइइन। ये आप लोगों के रट्टे भी आ रहे हैं सारे लेक्चर में, आहिस्ता रट्टे लगाएं। अच्छा जी, 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइइन, ये इसका नाम है। अच्छा, अब हमने इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैलकुलेट करनी है। हम करते हैं
हम किताबें पढ़ते हैं उनसे हमें पता चलता है कि जब रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड आता है तो उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अब देखें वन बाय वन हम देखते हैं। अगर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें रिंग के अंदर एक ही डबल बॉन्ड है, लाइक दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सीन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत है ही नहीं इसकी, ज़ाहिरी बात है जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है उसको पोजीशन 1 कह दिया हमने। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक देता है तो एक फंक्शनल ग्रुप आया तो उसके लिए एक ही पोजीशन होगी। अच्छा क्लास, इसका जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, व्हेन इट इज़ रिएक्टेड विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कैटलिस्ट शायद प्लाटिनम होता है 150 पे, यहाँ नहीं मेंशन किया हुआ वैसे। अच्छा यहाँ पर बल्कि रादर इसका टेम्परेचर कम होगा। एनीवे इसको रहने दें क्योंकि एक ही बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड हो तो फिर ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। अच्छा देखें यहाँ पर इसके अंदर का ये डबल बॉन्ड टूट गया और इसके अंदर जो हीट की अमाउंट एब्जॉर्ब रिलीज़ हुई है दैट इज़ 119.5 किलो जॉल पर मोल। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक चीज़ है नोटेबल कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो एनर्जी जो है वो तो एब्जॉर्ब होनी चाहिए, हम उसको रिलीज लिखें। क्वाइट एस्टॉनिशिंग। वजह क्या है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है उसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती, 2 बन जाते हैं और वो सिग्मा बनते हैं। जो ब्रेक होता है वो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, जो नए बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। देखें ना ये हाइड्रोजन का इधर एक बॉन्ड बना, एक इधर बना, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गई हैं तो इसके साथ 2 बॉन्ड बन गए हुए हैं। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। एक बॉन्ड जो टूटा है वो वीकर है, उसमें अगर इतनी सी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो 2 बॉन्ड बन गए हैं और वो जो बन गए हैं वो सिग्मा हैं, वो स्ट्रॉन्गर हैं, उनमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है तो ओवरऑल जो एनर्जी आती है वो रिलीज़ आती है। तो देखें एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। अब मैं बड़ी अजीब सी लॉज के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, हालांकि मुझे कहना चाहिए एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा यहाँ देखें, अब वो कहता है अगर इसी तरह से रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ जाएं, अगर रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ जाएं, इसका नाम होगा 1,2 साइक्लोहेक्साडाइईन, 1,3 साइक्लो हेक्साडाइईन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसके लिए हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए +2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में और डेल्टा H2 आएगा, दैट विल बी -119.5। बच्चों हम ये समझते हैं कि इसकी एनर्जी डबल हो जानी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मस्ट बी -239 किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी इसमें रिलीज होनी चाहिए। अब उसके बाद हम कहते हैं अगर इसमें 3 डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो देन व्हाट वुड हैपन। अगर इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, लुक एट दिस बच्चों, ऐसे फिर 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन होगा, ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। डेल्टा H की वैल्यू जो है DH3 आएगी -119.5 × 3, दैट मस्ट बी 358.5 किलो जॉल पर मोल। अच्छा ये एनर्जी हो जाती है। इसका मतलब है कि जब 1,3,5 साइक्लो हेक्साट्राइईन की हाइड्रोजिनेशन कराएंगे, वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए उसको, -358.5 किलो जॉल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए। हुआ क्या, जब हम एक्चुअली लैब में गए, जाके बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन प्रैक्टिकली कैलकुलेट की, तो दैट वाज, अब मैं इसका फॉर्मूला नहीं बना रहा, मैं वैसे लिख देता हूँ, बेंजीन
3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ जब उसकी हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट की गई वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन एक्चुअली जो था डेल्टा एच की जो वैल्यू आई दैट वाज ऑब्जर्व्ड, दैट वाज -208 किलोजॉल पर मोल। बच्चों ये इसकी वैल्यू आई। अब हमारे पास एनर्जी की दो वैल्यूज़ हैं, एक है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब मैं लिख देता हूँ डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड के साथ OBS, वो आई हमारे पास -208 किलो जॉल पर मोल, और डेल्टा एच कैलकुलेटेड दैट इज -358.5 किलो जॉल पर मोल। बच्चों हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालते हैं उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। तो जो रेजोनेंस एनर्जी होती है क्लास, उसमें देखें उसका फार्मूला आता है डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड माइनस डेल्टा एच कैलकुलेटेड। तो जो ऑब्जर्व्ड है वो है -208, ऑब्जर्व्ड माइनस माइनस प्लस हो जाती है 358.5, आंसर आता है +150.5 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब है बेंजीन जो है वो एनर्जेटिकली 150.5 किलो जॉल पर मोल ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये जो रेजोनेंस एनर्जी है इसके लिए आती है +150.5 किलो जॉल पर मोल। और बच्चों ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वैल्यूज़ के दरमियान में डिफरेंस निकालें तो रेजोनेंस एनर्जी आती है। अब रेजोनेंस एनर्जी जितनी कम होगी मॉलिक्यूल उतना कम स्टेबल होगा, लेकिन रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। ये 150 का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम कह सकते हैं जी बेंजीन जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है उसकी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी की वजह से, और ये रेजोनेंस एनर्जी ये डीलोकलाइजेशन की वजह से है। हम ये जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम कंसिडर कर रहे हैं इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है, ये जो वैल्यू असल में आती है ये डीलोकलाइजेशन की वजह से। तो बेंजीन अपनी डीलोकलाइजेशन की वजह से हाई रेजोनेंस एनर्जी रखता है, और हाई रेजोनेंस एनर्जी की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब एक छोटा सा ग्राफ बना है, मैं वो आपको फाइनली बता दूं कि वो ग्राफ आपने कैसे ड्रॉ करना है, तो आपके लिए बेटर आसान हो जाएगा इसको करना। देखें आप एक साइड पे ले लें एनर्जी, एक साइड पे आप ले लें साइक्लोहेक्सेन, इस तरफ साइक्लोहेक्सेन बनाना है जी आपने, साइक्लोहेक्सेन। आई थिंक ये व्यू से बाहर चला जाएगा, ये आ रहा है व्यू में, आ रहा है ना, चलें। अच्छा क्लास, ये साइक्लोहेक्सेन, इस तरफ साइक्लोहेक्सेन है, इस तरफ एनर्जी है। ये आखिरी बात, फिर आप लोग अपने पेपर की तैयारी कर लेना। अच्छा क्लास देखो, वो कहता है कि जब आपके पास था एक कंपाउंड, एक बॉन्ड वाला कंपाउंड जिसको हम साइक्लोहेक्सीन बोलते हैं, क्लास इसकी जब हाइड्रोजनेशन कराई गई तो एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ, ये कन्वर्ट हो गया साइक्लोहेक्सेन में। इसने जितनी एनर्जी रिलीज़ की है वो हमें यहाँ से पता चलती है जी -119.5 है, ठीक है। इसके बाद आगे दूसरा रिएक्शन जो है उसका बना दें स्ट्रक्चर। उसने कहा जी जब हमारे पास दो बॉन्ड वाला कंपाउंड है उसके साथ जब हाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे, जब दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन हुआ वो कन्वर्ट होगा साइक्लोहेक्सेन में। इसके लिए जो एनर्जी गिवन है वो है -119 मल्टीप्लाइड बाई 239, यह आ जाती है। कहते हैं जब तीसरा बॉन्ड है तो उसके लिए एनर्जी की वैल्यू डेफिनेटली ट्रिपल हो जाती है, उसको यहाँ ड्रॉ कर दें। इसकी जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो ऐसी सूरत में ये वैल्यू हमारे पास आती है -358.5। अच्छा बच्चों ये हमारी कैलकुलेटेड है ना। अब ऑब्जर्व्ड निकाला उसने कहा जी बेंजीन है यहाँ पर, लेट सपोज हियर इट इज़ बेंजीन,
अब बेंजीन की जब हाइड्रोजिनेशन करवाई गई 3 हाइड्रोजन्स के साथ, इसका भी 3 हाइड्रोजन का था, तो ये कन्वर्ट हो गया साइक्लोहेक्सेन में। अब इसकी जब एनर्जी कैलकुलेट की गई दैट वाज 208, ये वैसे थोड़ी नीचे आनी चाहिए थी, चलें मैं ऐसे बना देता हूँ, ये आ गई 208। ठीक हो गया क्लास। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए 208 आती। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना बच्चों, ये वाला इतना इतना एनर्जी का, ये जो इतना इतना डिफरेंस आ रहा है दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी। और बच्चों ये जो रेजोनेंस एनर्जी हमने कैलकुलेट की है, आर स्टैंड्स फॉर क्या ले रेजोनेंस, ये हमने कैलकुलेट किया डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड माइनस डेल्टा एच कैलकुलेटेड, और इसकी वैल्यू आती है +150 किलो जॉल पर मोल। अब बच्चों ये आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। और जो ना रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन शॉर्ट में आ जाती है, डिफाइन रेजोनेंस एनर्जी। बच्चों उसकी डेफिनेशन, ये जो बुक में ये जो चार्ट बना है ना, इसके बिल्कुल नीचे वाले पैराग्राफ में जहाँ इंडीड लिखा हुआ है, इंडीड का वर्ड काट दें, उससे आगे वाला सारा जो पैराग्राफ है वो रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन है। और सिर्फ इतना नहीं, फिर आपने लिखना है इन केस ऑफ बेंजीन, आपने लिखना है डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड इतनी होती है, डेल्टा एच कैलकुलेटेड इतनी होती है, रेजोनेंस एनर्जी इतनी होती है। बच्चों ये आप एग्जाम्पल भी देंगे साथ में, अगर शॉर्ट में आ जाता है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने थ्रू आउट सारा करना है। मैं वो बता देता हूँ, मैं अभी आपको रीड भी करवा देता हूँ, मुझे पहले ये लेक्चर क्लोज कर लेने दें। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन भी लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन, या कहेगा हाउ विल यू जस्टिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन। आप बेंजीन की स्टेबिलिटी को कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मैं ना इसका आंसर अभी आपको बताता हूँ। लेट मी फिनिश द वीडियो देन फिर बात करते हैं। तो जी व्यूअर्स, आपने सारा लेक्चर देखा, एक अच्छे वाला कमेंट करें और कर दिया करें यार कमेंट्स, बड़े कंजूस हैं आप लोग। एनीवे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और जो है बेल आइकन पे प्रेस भी करें, और बाकी सारा कुछ ही करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल भी रखें।